नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों के यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए कंबाइंड एक आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 30 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 31वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं और दोस्तों जल्द ही हम लोग करंट अफेयर के प्रश्न, जो भी बजट है, यूनियन बजट हो गया और आपका स्टेट बजट हो गया, उससे संबंधित चीज़ें और जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा यूपी पीसीएस मेंस 2018 में 3rd पेपर में पूछा गया था जोड़कर, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अब हम लोग एक एक अल्टरनेट डेज पर कवर करते रहेंगे, ठीक है। कि जैसे एक दिन 2 प्रश्नों के करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे और एक दिन ट्रेडिशनल प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सर्कुलर फॉर्म में चलेगा कि जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और बीच में 2 करंट अफेयर के और फिर नेक्स्ट डे 3rd पेपर और 4th पेपर के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको यह मेरा कार्य अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो प्रश्न है वो जीएस फर्स्ट पेपर का है। प्रश्न संख्या 61 है और 125 शब्दों के, ध्यान रखिएगा, 125 शब्द सीमा में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए और कीवर्ड के माध्यम से पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप उत्तर को लिखिए। मॉडल आंसर की बात है दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं मॉडल आंसर चाहिए, तो मॉडल आंसर दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मॉडल आंसर से कुछ नहीं होने वाला। मैं तरीका बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जाकर, आज नहीं तो कल नहीं परसों आप लिखेंगे। और आप सोच कर देखिए कि जिस समय एग्ज़ाम हॉल में आपका सामने पेपर आता है, उस समय आपके सामने प्रश्न होता है और प्रश्न में लिखने से पहले आप यही सोचते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें पॉइंट्स डालते हैं कि आप कौन कौन से कीवर्ड के माध्यम से आप कौन कौन सी चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी डायमेंशन को कवर करेंगे आप, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। और फिलहाल मॉडल आंसर पीसीएस एकेडमी पर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप लिखेंगे आपकी क्षमता का विकास होगा। अगर मॉडल आंसर के अनुसार, जैसे एक मॉडल आंसर मैंने प्रोवाइड कराया, उसके अनुसार सभी लोग उसी लहजे में अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसमें कार्य करेंगे, तो एग्ज़ामिनर पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए और जो प्रश्न हैं, जो आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। जैसे गांधी जी के आगमन, राजनीति में आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरित्र था उसमें कौन कौन से बदलाव थे, उनको चिन्हित करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का बात करनी है। थोड़ा सा गांधी जी के आगमन के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आप राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, आपसे जो उत्तर लेखन करते हैं तो उसमें ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो आपका प्रस्तावना है, जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। चैनल पे एक लोगों ने पूछा था कि जो कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल ये डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार रेलेवेंट अगर है तो आप बिल्कुल डालिए, ठीक है। तथ्यों का भी समावेश करिए, आप तथ्यों का भी, डेटा का भी प्रयोग करिए और फ्लो चार्ट का भी, आप डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपका हैंडराइटिंग अगर अच्छी है, मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप लोग अच्छी तरीके से, आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अच्छे से आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी के आगमन, जो गांधी जी के राजनीति में आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में बदलावों को चिन्हित करिए। देखिए, गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, ठीक है। और 1915 में, उस समय 14 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो चुका था। वैश्विक परिदृश्य में एक उथल पुथल का माहौल था। उससे पहले क्या होता है, भारत में सूरत की फूट होती है, जिसका मिलन गांधी जी के प्रयासों से ही होता है जाकर, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें, मतलब वो सभी लोगों को, जो लोग भी विरोध कर रहे थे भारतीय, उनको एक करने का प्रयास किया जाता है गांधी जी के द्वारा। जैसे युवा लोग थे तो युवा क्रांतिकारी जो लोग थे उनको भी, जैसे जो सरकार से लड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जो विरोध कर रहे थे, तो उनको
भी उन्होंने अपने साथ आने को कहा। ठीक है, कांग्रेस में जो बिखराव था उसको उन्होंने एक किया। ठीक है, जो लखनऊ समझौता होता है उसमें गरम दल और नरम दल का मिलना होता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे पहले भी बहुत सारे किसान आंदोलन हो चुके होते हैं और जो स्वदेशी आंदोलन है वो हो चुका होता है, लेकिन चीज़ों में बिखराव रहता है, चीज़ें एकीकरण के रूप में नहीं आती हैं। जो आंदोलन होता है वो एक रूपता नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उसमें यूनिटी नहीं दिखाई देती है, जिससे कि आंदोलन कमज़ोर होता है, लोगों के जो मूवमेंट होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर गांधी जी का जो प्रयास था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में चरित्र में कौन कौन से बदलाव आए। देखिए उससे पहले क्या था, जैसे गांधी जी का आगमन नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था कि टुकड़ों में चीज़ें चलती थी। ठीक है, गांधी जी ने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझा और एक मूल्य आधारित राजनीति करने की बात कही। हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा भी है गांधी जी ने कि जो हम लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, उसको हम अगर अहिंसात्मक रूप में लड़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते थे, धरना और हड़ताल की बात करते थे और सरकार से अपनी बात मनवाने की बात करते थे। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के आने के बाद ठीक है पार्टी की महत्ता को समझे गांधी जी। पार्टी, क्योंकि देखिए संगठन बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए कोई एक राजनीतिक दल है, अब अगर आप राजनीतिक दल की एक विचारधारा नहीं होगी, आप उसमें लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, वह संगठन कमज़ोर होता चला जाएगा। तो गांधी जी ने यही किया। गांधी जी ने जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसमें सभी वर्गों को, वो चाहे अभिजात्य वर्ग हो या किसान वर्ग हो या जनजाति समूह हो या महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, ग्रामीण लोग हों, शहरी लोग हों, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। संगठन से सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गांधी जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों में बहुत अच्छी गई, एक संदेश गया कि हाँ एक संस्था है जो हमारे लिए बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। लोग जोड़ना स्टार्ट किए, पार्टी के मेंबर बनते चले गए। तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये किसके कारण होता है, गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र जो है पूरा का पूरा स्वरूप बदलता है। गांधी जी ने और कौन कौन से प्रयास किए कि जैसे जो रचनात्मक कार्य थे, ठीक है, कि जैसे समाज सुधार और जो लोगों के लिए भलाई के कार्य, चरखा, ठीक है, खादी वस्त्रों का निर्माण, तो ये रचनात्मक कार्यों को भी इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। नमक सत्याग्रह, तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं कब, जब राष्ट्रीय आंदोलन होता है और गांधी जी ने पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसके स्वरूप को बदल देते हैं। गांधी जी और क्या काम करते हैं कि जैसे जो निम्न वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी भागीदारी को भी इन्होंने सुनिश्चित किया, किसानों का शोषण ना हो। ठीक है, जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, इनके साथ कुछ इनका शोषण ना हो, गलत ना हो, इनके लिए आवाज़ उठाई, इसलिए लोग जुड़ते चले गए। ठीक है, और क्या हुआ कि एक वैश्विक परिदृश्य में भी एक स्वरूप बदला। स्वरूप कैसे बदला कि उसी समय, ठीक है, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा होता है तो उसी समय हिटलर, मुसोलिनी, ये सारे लोग क्या करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। वहीं पर वैश्विक परिदृश्य में एक संदेश जाता है कि आप किसी भी मूवमेंट को लीड करने के लिए एक स्वरूप को बदल सकते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग को भी अपना सकते हैं। तो ये संदेश भी सभी पूरे के पूरे विश्व में ये चीज़ प्रसारित होती है। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया और कि जो सत्य अहिंसा, ठीक है, इसको अपना मूल्य, मतलब इसको मूल बनाया। ठीक है, मेन चीज़ बनाई, इसी को लेकर आगे बढ़ते रहे। धरना, हड़ताल और महिलाओं को जोड़ना, ये सारे कार्य गांधी जी के द्वारा होते हैं। गांधी जी को पता था, गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, सारी चीज़ें जान रहे थे कि किस समय कौन सी चीज़, कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, किस समय हमें हिंसात्मक रूप लेना है। गांधी जी पूरे टाइम अहिंसात्मक रहे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो उनको आभास हो चुका था कि अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब इस समय जो कुछ भी होगा वो आह्वान नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को कहते हैं कि कभी हिंसा को अब उस समय मना नहीं करते हैं जाके। ठीक है,
तो ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे और हर तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे स्वरूप को, पूरे चरित्र को बदल कर रख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं गांधी जी कि जैसे भारत में फूट डालो और राज करो की नीति इससे पहले हो चुकी होती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो गांधी जी ने क्या किया, पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने और अच्छी बातें कही। ठीक है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ही बदल जाता है, लोगों की सोच ही बदल जाती है। ठीक है, अगली चीज़ क्या होती है कि सामाजिक धार्मिक सुधार होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार में जनजातीय सुधार की बात करते हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, दलित हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। हर तरीके से इन्होंने संस्थाओं की भी स्थापना करते हैं, आश्रम की भी स्थापना करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हर वर्ग को अच्छी लगती हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक समूह हो या दलित वर्ग हो या जनजातीय समूह हो या महिला वर्ग हो, हर एक समूह को, शिक्षित वर्ग हो, हर एक व्यक्ति को यह प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और अपने संगठन में जोड़ने का, अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ होती है कि जैसे ग्रामीण जनजातीय समूहों को इनकी बात करते हैं और इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर, ठीक है, मोर्चा खोलते हैं कि सरकार को हर एक चीज़ पर घेरने का प्रयास करते हैं, विरोध करने का प्रयास करते हैं। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये कहते हैं गांधी जी कि ये हमारी संस्कृति को तोड़ रहे हैं। ठीक है, विदेशी वस्तुओं को यहाँ पर ज़्यादा लाया जा रहा है, इसीलिए हम स्वदेशी का समर्थन करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो हर तरीके से वो राजनीतिक रूप से जान ही रहे होते हैं, सामाजिक रूप से समाज में कुरीतियों और जो शोषणकारी नीतियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जा रही होती हैं उन पर उनका विरोध करते हैं गांधी जी। ठीक है, तो ये हर तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल देते हैं गांधी जी, जिस समय गांधी जी की राजनीति में एंट्री होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने पॉइंट्स मैंने आपको, इतने डायमेंशन बताए हैं। कुछ और डायमेंशन अगर आपने कहीं से पढ़ी हो तो उनको भी प्रश्न में ऐड करके बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न में। आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपकी 62 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ध्यान रखिएगा, जो शब्द सीमा आपसे कही जाती है तो उसी शब्द सीमा में आपको लिखना होता है। जैसे उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जैसे 200 के बजाय आप अगर 250 वर्ड में लिखते हैं तो ये गलत है, अगर 150 वर्ड में लिखते हैं तो ये गलत है। आप 190 से 210 वर्ड तक जा सकते हैं, तो यह लिमिट है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शब्द सीमा का खास ख्याल रखना है और उत्तर को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो नहीं करनी है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो इन तीनों में अगर एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, और जो शब्द रचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्द रचना जो सेंटेंस मेकिंग होती है, शब्द निर्माण होता है, वाक्य रचना होती है, लयबद्धता है कि मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें आनी चाहिए। जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में पूछी गई हैं उस चीज़ का उत्तर आप उसी सीक्वेंस में देते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक उत्तर में आप लोगों को डाटा, डायग्राम, तथ्यों, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद आप खुद सोचिए कि जब आप लिखकर ये सारी चीज़ें समावेश करेंगे तो आपका उत्तर क्यों नहीं अच्छा होगा। ठीक है, क्यों एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। जब आप अपने लहजे में चीज़ों को लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा प्रभावित करेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। और प्रश्न को देख लेते हैं। आज का सेकंड प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति तथा संवैधानिक जो महत्ता है प्रस्तावना की, प्रियम्बल की, तो वह चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है तो प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग, ठीक है, इससे स्टार्ट होती हैं चीज़ें।
और जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल में संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रकट किया गया है कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान किन किन चीज़ों को समावेशित करेगा। यह प्रतिबिंबित करता है कि पूरे संविधान में कौन कौन से पक्षों को समावेश किया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ों को समावेश किया गया था 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, जो कि 2 शब्द थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो धर्म है, धर्म को संरक्षण नहीं देगा राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करेगा आपका जो सरकार है और जो संविधान है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष क्या है, सरकार किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगी। ठीक है, समाजवादी का अर्थ यही है, समाजवादी जो तत्व था, इसको जोड़ने का अर्थ बस इतना ही था कि समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों को समान रूप से सारी चीज़ें मिले, वितरित हों। ठीक है, समाज में किसी का शोषण ना हो, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बात कही जाती है, यहाँ पर बंधुत्व और सामाजिक न्याय की बात कही जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमारे जो पहला शब्द ही आता है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है कि हमारा संविधान जो बना है, संविधान को जो बनाया गया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जाकर संविधान सभा में बैठकर संविधान का निर्माण किया। हम भारत के लोग का तात्पर्य बस इतना है कि जो प्रभु सत्ता है, जो सत्ता है, ठीक है, जो सर्वोच्च संप्रभुता है, वह किसमें है, जनता में निहित है। जनता के प्रतिनिधि ही जो संविधान था उसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये हम भारत के लोग जो है, ये शब्द ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो कि सभी लोगों को समावेशित करता है कि हम भारत के लोग मिलकर अपने संविधान को बना रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान सभा में व्यक्ति थे। ठीक है, अब प्रस्तावना में और एक बात कही जाती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा जो देश है, हमारा संविधान है, संविधान किसी भी बाहरी या आंतरिक तत्व के हस्तक्षेप को बिल्कुल डिनाई करता है, मना करता है कि हम अपने आप में सक्षम हैं सारी चीज़ों को करने में। ठीक है, कोई भी हमारे जो संविधान है, देश है, शासन प्रशासन है, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व है हमारा संविधान। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले क्या था, एक अधिराज्य की स्थिति थी। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से यह स्थिति खत्म हो जाती है। संपूर्ण प्रभुत्व जो है वो भारत की जनता, भारत के संविधान, भारत के लोगों के हाथ में चला आता है। ठीक है, तो ये स्थितियां बनती हैं। प्रियम्बल में और चीज़ क्या कही गई है, प्रियम्बल में आगे की चीज़ कही गई है, आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जब बात कही जाती है तो समाज में सामाजिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो पैसे का केंद्रीकरण है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में ना हो, एक संस्था के पास में ना हो, सभी का बंटवारा सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ठीक है, जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में ये है कि संविधान किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति को किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समाज में समान रूप से सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कहने का मतलब यह है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स का समावेश किया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं उनको रखा गया है और कुछ नागरिकों की भी ड्यूटी बताई गई है संविधान में कि नागरिकों को क्या करना चाहिए।
ठीक है, इसमें सभी के चीज़ें दी हुई हैं कि जब आप जो मौलिक अधिकार का भाग है तो उसमें लोगों के अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें शासन को कैसे चलाना है उन चीज़ों को बारे में बताया गया है। उसके आगे चलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये कर्तव्य किसके लिए हैं? कर्तव्य जो हैं ये व्यक्तियों के लिए हैं, जनता के लिए, जो लोग रह रहे हैं भारतवर्ष में, ये उनके लिए बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य आपको कौन कौन से कार्य करने हैं अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने शासन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, और क्या है कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक राज्य की बात कही जाती है कि लोकतंत्रात्मक राज्य का बात यह है कि सत्ता का प्रयोग जो होगा जनता द्वारा होगा, कि सत्ता कौन सी होगी, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, यह डिसाइड कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। क्योंकि देखिए, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के सांसद हैं, सांसद जो है चुनता कौन है? लोग चुनते हैं, और ये जाकर लोकसभा में जाते हैं, ये चुनते हैं पीएम। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली चुनता कौन है? जनता चुनती है। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था की गई है हमारे प्रियम्बल में, यही इसका महत्व है। दोनों चीज़ें बिल्कुल समानांतर रूप से आप देखिएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या कही जाती है? एक गणराज्य की। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है कि हमारा जो राष्ट्र है, जो उसका राष्ट्राध्यक्ष है, वह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है चुना जाएगा जनता के द्वारा, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुनते हों राष्ट्रपति को। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बेटे जो होंगे वो अगले राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। चुनाव होते हैं, चुना जाता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, उनकी चुनाव की प्रक्रिया में जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद हैं वो चुनते हैं। तो हमारा क्या है? हमारा जो राष्ट्र है गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, तो हमारे यहाँ अवसर की समानता की बात कही जाती है, आर्टिकल 16। ठीक है, सामाजिक भेदभाव ना हो इसके लिए आर्टिकल 17 है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल 19 हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 21 हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारे यहाँ कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है कि एक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया गया है कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के योग्य चीज़ें होनी चाहिए। अवसर, सभी व्यक्तियों को अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमारे यहाँ कही जाती हैं। और क्या बात कही गई है हमारे प्रस्तावना में? तो बंधुता की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, हमारे यहाँ एकता और अखंडता की बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, एक व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, बंधुता, भाईचारा, लोगों के बीच का एक प्यार, ठीक है, आपसी लगाव, तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को सुनिश्चित कैसे करेंगे? आप प्रियम्बल के माध्यम से, आप संविधान के माध्यम से इन चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल और संवैधानिक महत्व इसका बहुत ही ज़्यादा है जो हमारी प्रियम्बल है। इसमें साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, देश के लोगों के कर्तव्य क्या होंगे, देश के जो सरकार है उसके कर्तव्य क्या होंगे, जो लोग हैं लोगों के अधिकार क्या होंगे, संस्थाओं के अधिकार क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, संसद के कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से आयोग गठित कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है। जो संसद है उसमें जनजाति आरक्षण, जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसकी भी बात कही गई, सभी महिलाओं की भी भागीदारी की बात कही गई है। तो हर एक चीज़ के बारे में बताया गया, इसीलिए प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संवैधानिक आधार पर इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा उत्तर अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए,
पूरा प्रियम्बल की जो एज इट इज़ लैंग्वेज है आप उसको मत यूज़ करिए, और चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 200 शब्दों में अगर आपको चीज़ों को बताना है तो एक एक पॉइंट को लेते हुए आप अच्छे से उसको डिक्टेट करते हुए बताते चले जाइए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 मेंस और 20 का कंबाइंड रूप में, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और या तो आप 60 दिनों का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि 2019 मेंस के लिए अलग से चल रहा है, 50% फीस इसमें लेस है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग 2019 का मेंस देने जा रहे हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।